हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो व्हीकल होता है, यहाँ पे मैंने कार लिख रखा है, कोई भी व्हीकल ले लो, अगर वो किसी लेवल रोड पे, लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल रोड पे जो ऊपर नीचे ना हो, एक हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर सर्कल में घूम रही है या फिर टर्न ले रही है या फिर किसी सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाली है, तो इस केस में उस कार पर कौन से फोर्स लगते हैं और कौन सा फोर्स उसको टर्न लेने में या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इट इज कार और व्हीकल ऑन अ लेवल रोड, या फिर कोई भी एक व्हीकल विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ठीक है, तो ये इस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे है। देखो कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर अज्यूम कर लेते हैं कि एक कार है ये, और ये कार इस तरह से टर्न ले रही है या फिर सर्कल में घूम रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूमती है तो सबसे पहली बात ये होती है कि उस पर कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के वो सर्कल में घूम नहीं सकती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर की ओर होता है। तो मान लो अपना ये सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कल में ये कार घूम रही है, राइट। तो ये सेंटर है, देखो यहाँ पे सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लगेगा, पर यहाँ पे कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस पे भाई कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखो अगर सपोज करो ये अगर हम लोग ऊपर से देख रहे हैं कार को, तो हमको ये वाला व्यू दिखेगा, राइट। मतलब कार ऐसे जा रही है और मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे ये व्यू मिलेगा। अब एक काम करो, इस कार के सामने तुम आ जाओ, ठीक है, और इस कार को सामने से देखो। तो जब सामने से देखोगे तो आपको ये वाला व्यू मिलेगा। ठीक है, मैं इसको कार को सामने से देख रहा हूँ और ये मेरे सामने ऐसे आके सर्कल में घूम रही है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। इसी को पिक्चर को हमने सामने से व्यू लेकर ऐसा बनाया है। नाउ इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और आपका जो सर्कल है, देखो ये ऐसे सर्कल में घूम रही है, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में। समझ में आ रहा है? और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में मुझे बताओ इसका सेंटर कहाँ होगा? इस पॉइंट पे कहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे घूम रही है, ये सर्कल है, मतलब यहाँ से आके ये ऐसे जाएगी और इस सर्कुलर पाथ में घूमेगी। तो सेंटर तो यहाँ पे है, राइट। तो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो लेट्स चेक कि कौन सा फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, एंड उस वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m/g। तो इसका जो भी मास होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। एक फोर्स वेट नीचे की ओर लगेगा जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम करेगा। और दूसरा फोर्स देखो क्या लगेगा, ये जो कार है ये नीचे जो रोड है उस रोड को दबा रहा है। क्यों दबा रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है। नीचे खींचेगा तो वो रोड को दबाएगा एक पर्टिकुलर फोर्स से। तो ये रोड क्या करेगी, उसको ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। तो ये रिएक्शन फोर्स जो होगा ऊपर की ओर, इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन एन बोलेंगे। तो ये दो फोर्सेस पे लग रहा है, राइट। उसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स का जो टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इट इज अलोंग द सरफेस, और ये इस डायरेक्शन में होता है। दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है टायर्स के बीच में। इसको मैंने FR नाम दे रखा है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो यही फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको टर्निंग में हेल्प करता है, क्योंकि देखो कार का मोशन ऊपर या नीचे तो हो नहीं रहा है। तो जब ऊपर और नीचे इसका मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाले फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट ने। फोर्सेस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सॉरी इसका मोशन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है इस एक्सिस पे। सो दीज टू फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो ये हम पहले ही लिख देंगे दैट नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय वेट mg। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इन दो फोर्सेस के बारे में आप भूल जाओ, दो ही फोर्स, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो एक ही फोर्स बचा, फ्रिक्शन फोर्स। ये सेंटर की ओर लगता है और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको सर्कल में घुमाता है। इसका मतलब ये कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है, इट इज वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यही यहाँ पे सेंट्रीपिटल
सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, mv²/r, ठीक है। अब ये सेंटर की ओर लग के कैसे इसको हेल्प करता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक काम करते हैं, ये वाला जो डायग्राम है इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास ये फ़ोन है, ये मेरा जो ये फ़ोन है ये कार है, ये मान के चलो ऐसे, ठीक है। अब ये कैसा है ना कि ये सर्कल में ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। अब इसके नीचे 4 टायर्स लगे हुए हैं और ये टायर जो है ये इस पर इस तरह से रखा होगा और ये सर्कल में घूमेगा। अब देखो कार में होता है क्या है कि पहले तो मैं एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दूंगा, राइट, और वेलोसिटी देने के बाद अब मुझे उसको मोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, टायर्स को ऐसे मोड़ लेता हूँ। जैसे मान लो मुझे इस डायरेक्शन में मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, राइट, तो मेरी कार की स्थिति फिलहाल ऐसी है, वो इस डायरेक्शन में है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके टायर्स को मोड़ लेता हूँ ऐसे। तो जब टायर्स को मुझे मोड़ना है तो एक्चुअली मुझे इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज करना है ताकि ये इस डायरेक्शन में फिर जाए। और फिर जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा थोड़ा आगे अगले पॉइंट पे फिर से मुझे क्या करना है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देना है और फिर फॉरवर्ड वेलोसिटी देनी है और फिर से मुझे क्या करना है, इसके डायरेक्शन को चेंज करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे बार बार इसके डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है ताकि ये सर्कल में घूम सके। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो रोड पे और कार के टायर्स के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपने अगर मान लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी और उसके बाद आपने टायर्स को मोड़ दिया तो गाड़ी ऐसे मुड़ जाएगी लेकिन तो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी इसको और आपने अगर मान लो इसको मोड़ दिया ऐसे, फ्रिक्शन नहीं है अभी, फिर फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा टायर्स के बीच में तो आप जब इसको टायर्स को मोड़ोगे ऐसे मोड़ोगे तो ये पूरा ऐसा घूम जाएगा और इस डायरेक्शन में जाते रहेगा। ये प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना है यहाँ पे, देखो फ्रिक्शन कैसे काम करता है। हमारा जब इसको मोड़ना होता है तो हम ये नहीं चाहते कि इस तरह से पूरी तरह से मुड़ जाए। जब मुझे कार को मोड़ना है, इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो देखो ये वाला जो टायर्स है ना इस पॉइंट पे फिक्स हो जाने चाहिए ऐसे, ठीक है। और जब मैं इसको ऐसे मोड़ता हूँ तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये हिलना नहीं चाहिए। अब जब मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूँ तो एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है वो मेरा इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि जब मैं इसको ऐसे मोड़ता हूँ तो जो नीचे वाला पार्ट है इसका वो इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है। तो जब इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने इसको मोड़ा इस डायरेक्शन में चला गया तो मैं जैसा चाहता था वैसा मोड़ा नहीं। प्रॉब्लम क्या हुआ कि पूरी की पूरी गाड़ी मुड़ गई ऐसी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस तरह से फिक्स हो जाए यहाँ पे और मैं इसको ऐसे मोड़ूँ तो ये डायरेक्शन चेंज हो। तो अब होता क्या है कि जब फ्रिक्शन आ जाता है तो फ्रिक्शन के केस में ये जो पार्ट है ये यहाँ जाने की कोशिश करता है, राइट। जब आप इसको मोड़ रहे हो तो ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के वजह से ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग के इस मोशन को अपोज कर देता है और इसको पकड़ के रख लेता है। समझ में आ रहा है? तो जब पकड़ के रख लेता है तो आप कार को मोड़ देते हो। मोड़ देने के बाद अब इस पॉइंट पे आ गए, मान लो इस पॉइंट पे आने के बाद आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी इसको, फिर से आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो अब फिर से जब आप ऐसा डायरेक्शन चेंज करने लगोगे तो ये फिर इस डायरेक्शन में भागेगा आगे। कौन? ये पार्ट। अब भाग जाएगा तो मुड़ जाएगा, तो हमको फिर से इसको रोक के रखना है। तो जब आप डायरेक्शन चेंज करने लगते हो तो इस पॉइंट को फिर से जब वो भागने की कोशिश करता है तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फिर से लग के उसको रोक देता है और उसको इस तरह से भागने नहीं देता। तो आप फिर क्या किया, आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। अच्छा, अब आपकी कार इस पोजीशन पे आ गई है, फिर से आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी और फिर से आपको डायरेक्शन चेंज करना है। जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ जाने की कोशिश करेगा, राइट। लेकिन फ्रिक्शन फिर जैसे आप मोड़ोगे तो फ्रिक्शन जो है इसको फिर से पकड़ के रखता है और फ्रिक्शन इस मोशन को अपोज करके उसको फिर से रोके रखता है और इस पार्ट को है ना ऐसे आगे नहीं जाने देता, बाहर की ओर स्किड नहीं होने देता। तो आप ध्यान से देखोगे कि आपका जो टायर है वो बाहर स्किड करने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है टायर्स और रोड के बीच में, तो ये फ्रिक्शन फोर्स देखो आपका मोशन बाहर की ओर होने की कोशिश कर रहा है, तो अब वैसे बात है मोशन को अपोज करने के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर ऐसे लगता है और आपके
इस वाले पार्ट के मोशन को रेजिस्ट कर देता है वो फ्रिक्शन, ताकि आप गाड़ी को मोड़ सको और उसके बाद फिर आगे ले जा सको। तो हर पॉइंट पे ये फ्रिक्शन लग जाता है आपके मोशन को रेजिस्ट करने के लिए, ताकि आपकी गाड़ी हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल सके और वो सर्कल में घूम सके। अब ये जितना भी फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? जिस सर्कल में ये कार घूम रही है उस सर्कल के सेंटर की ओर लग रहा है, राइट। और ये कार के डायरेक्शन को बार बार बदलने में हेल्प कर रही है, बार बार एक हिसाब से कह सकते हैं बदलवा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है, एक तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जहां कार जा रही है उसके परपेंडिकुलर लग रही है, राइट। डायरेक्शन बार बार चेंज करवा रही है कार का, और अलोंग द रेडियस सेंटर की ओर लग रही है। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इट इज वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, इस तरह से काम करता है। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो ये चीज़ आप समझ गए हो, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वैल्यू mv²/r है। अच्छा आप सुनो, अब यहाँ पे होता है क्या है कि आप ध्यान से देखोगे फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उस हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा, ताकि आपके गाड़ी को वो मोड़ सके। आपने और ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ा लिया तो फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल फोर्स होता है, वो भी अपना वैल्यू बढ़ा लेगा और आपको मुड़ने में मदद करता रहेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स का अपना एक लिमिट होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइटली फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, आप स्पीड बढ़ाते जाओ फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन फोर्स अपना वैल्यू नहीं बढ़ा सकता। देयर विल बी अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, और आपको मैंने बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का क्या होता है, μs इंटू एन, जहाँ पे μs इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और n क्या है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, दिस फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ये फ्रिक्शन फोर्स का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। फ्रिक्शन फोर्स यहीं तक जा सकता है। अगर आपने और स्पीड बढ़ा दिया तो फिर फ्रिक्शन मोड़ नहीं पाएगा अच्छे से आपके गाड़ी को और वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड का लिमिट होगा, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि वहां तक अगर आप पहुंच गए तो इसका मतलब आप मैक्सिमम फ्रिक्शन तक पहुंच चुके हो, और उसके बाद फिर आप ये फ्रिक्शन है वो बढ़ नहीं पाएगा, वो लिमिट होगा उस चीज़ का। तो कितना स्पीड तक हम लोग कार को ले जा सकते हैं ये हम लोग चेक कर लेते हैं। से फ्रिक्शन फोर्स विल बी लेस देन और इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, उसका जो है मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम ही होगा। सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका, μs इंटू एन। अब एक काम करो, फ्रिक्शन फोर्स और n इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Fr का वैल्यू क्या है, mv²/r लेस देन और इक्वल टू μs इंटू एन का वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से m इंटू जी, m कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे v² का वैल्यू चाहिए मुझे, सो v² विल बी लेस देन और इक्वल टू μs r इंटू जी, ठीक है, यही होगा। तो v का वैल्यू बताओ क्या होगा, v विल बी लेस देन और इक्वल टू μs r g का स्क्वायर रूट। तो आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, आप सेफली ड्राइव कर सको सर्कुलर ट्रैक पे, या आपका जो भी व्हीकल है वो उसका बार बार डायरेक्शन फ्रिक्शन चेंज कर पाए, इसके लिए आप इतने वेलोसिटी तक जा सकते हो, रूट ऑफ μs इंटू आर जी। तो या तो आपका स्पीड जो है इसके बराबर हो या इससे कम हो, तब तक फ्रिक्शन काम करेगा। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन अपना वैल्यू नहीं बढ़ा पाएगा अगर आपने इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया तो, ठीक है। तो v का जो वैल्यू है मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू आप कहाँ तक जा सकते हो, दैट इज μs इंटू आर इंटू जी। तो आपकी स्पीड जो है वो इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड है, या तो इससे कम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ही आप सेफली ड्राइव कर सकते हो और आपकी जो गाड़ी है उसको बार बार फ्रिक्शन डायरेक्शन बदल के सर्कल में घुमा पाएगा, या फिर आप सेफली टर्न ले सकते हो। इस स्पीड को पार नहीं करना है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड यू कैन हैव, राइट। अच्छा, ये जो मैक्सिमम स्पीड है किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, थोड़ा आप इक्वेशन पे देखो, इक्वेशन पे ध्यान दो।
मैक्सिमम स्पीड डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, तो म्यूएस पे डिपेंड करता है। और जितना ज़्यादा ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा जो दोनों सरफेस है वो रफ होंगे और उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। तो म्यू एस का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स खुद को ज़्यादा बढ़ा सकता है, ज़्यादा वैल्यू तक ले जा सकता है, राइट। तो ये जो म्यू एस है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप ज़्यादा स्पीड तक अपनी गाड़ी को ले जा सकते हो, उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड होगा, ओके, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस। दूसरी बात, रेडियस, ये जिस सर्कल में घूम रहा है आपका जो कार है, वो जिस सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है उसका रेडियस जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, रेडियस बड़ा है मतलब ये कर्वेचर काफ़ी बड़ा होगा, मतलब टर्निंग बहुत लेस होगा, राइट। तो ऐसे केस में आप अपना स्पीड ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये आर मतलब ये स्मॉल आर ही है, ये सर्कुलर ट्रैक जो है उसका रेडियस, इस जिस सर्कल में आपकी गाड़ी जा रही है उस सर्कल का रेडियस, तो वो जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही बड़ा आपका सर्कल बनेगा, आर्क बनेगा। वो अगर बड़ा है तो आपका जो मैक्सिमम स्पीड जिससे आप जा सकते हो वो भी ज़्यादा होगा। अगर मान लो छोटा सा ही सर्कल है, बहुत जल्दी आपको टर्न लेना है, तो जब बहुत जल्दी टर्न लेना है तो इसका मतलब आपको स्पीड कम रखना पड़ेगा, आपका मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू कम हो जाएगा। और टर्निंग अगर मान लो बहुत बड़े आर्क में है तब आप स्पीड ज़्यादा रख सकते हो, ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तीसरी चीज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, खैर वो तो यहाँ पे अर्थ पे रहोगे तो हम मान के चल सकते हैं कि हर जगह सेम है, बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन acceleration due to gravity and it is directly proportional to square root of acceleration due to gravity। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका मैक्सिमम स्पीड जिससे आप कार को ले जा सकते हो सर्कुलर ट्रैक पे, ये इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, अगर आपका रेडियस बड़ा है उस रोड का या सर्कुलर ट्रैक का तो फिर आपका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, छोटा होगा तो फिर स्पीड भी मैक्सिमम आपका कम रहेगा, ठीक है।